डियर ऑडिटिंग स्टूडेंट्स, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने रिस्क भी देखा, रिपोर्टिंग भी देखा, इंटरनल कंट्रोल भी देखा एंड एथिक्स का एरिया भी देखा। तो ये सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि पेपर में पक्का पक्का आने हैं एंड इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चलता है, जैसे कि रिस्क का क्वेश्चन हो या कंट्रोल का क्वेश्चन हो, वो टी शेप फॉर्म में ज्यादातर आते हैं, या फिर वो जो है हमारे सेक्शन ए में कुछ कंसेप्चुअली टेस्ट होते हैं, या फिर हमारे पास इन एरियाज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम कंट्रोलिंग एरिया की बात करें तो कंट्रोल के लिए नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर्स उनके बारे में, या फिर कोसो फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आती है। बट ये सब एरिया जो हमने अब तक किया है वो आपके पेपर में 40 to 60 मार्क्स की रेंज में बहुत ही आराम से टेस्टेड हो जाता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक एरियाज हैं जो कि स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, कंसीडरिंग कि मैम हमने तो इंपॉर्टेंट एरियाज देख लिया, पता है रिस्क का क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग का एरिया है। बट वो छोटे-छोटे कुछ एरियाज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सेक्शन ए का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो सेक्शन बी का पॉइंट ऑफ व्यू हो। देखो, एसीसीए कहता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज़ेज़ तो देखो एसीसीए कभी भी हमें दे सकता है। तो अब उन सरप्राइज़ेज़ से बचने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि हम सब कुछ प्रिपेयर करके चलेंगे। व्हाई नॉट टू प्रिपेयर एवरीथिंग, ताकि हमारे जो है हमारा मोटिव सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा मोटिव है एक अच्छा ऑडिटर बनना। हमारा मोटिव है कि हम जो भी नॉलेज एरिया सीख रहे हैं वो नॉलेज एरिया को क्लाइंट के यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो वो तभी पॉसिबल है अगर हमें ऑडिटिंग के बेसिक टू बेसिक कंसेप्ट जो है पता है। आज हम जो है कुछ मिसलेनियस एरियाज के ऊपर बात करेंगे एंड ये सारे वो एरियाज हैं जो कभी ना कभी पास्ट पेपर में टेस्टेड हो चुके हैं एंड इन एरियाज को हमने क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेम किया है, और ये पास्ट पेपर से ही लिए गए एरियाज हैं जिनको नॉर्मली स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, बट अब से हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, बिकॉज ये एरियाज को जोड़ के कहीं ना कहीं आपके पेपर में 15 to 20 मार्क्स का एरिया जो है बन जाता है। तो क्यों हम जो है इसको इग्नोर करें, तो चलिए समझते हैं ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं। चलिए देख, तो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है पेपर में बहुत बार, दैट कि क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर हमने रिस्क को असेस करना है, स्पेसिफिकली अगर बात हो रही है प्लानिंग स्टेज पे। देखो, रिस्क जो है बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब कभी भी हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के एरियाज को देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लाइंट के यहाँ पर कितना ज्यादा रिस्क है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके अगर बात की जाए प्लानिंग स्टेज में, क्योंकि प्लानिंग स्टेज जो होती है स्टार्टिंग की स्टेज होती है, जिसके हेल्प से ऑडिटर जो है स्टार्टिंग में प्लान करता है कि कौन-कौन से की एरियाज़ के ऊपर उसको ज़्यादा फ़ोकस देना है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे वो कम फ़ोकस देगा। तो इससे ऑडिटर मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज के ऊपर ध्यान दे सकता है जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का चांस ज्यादा है, ताकि वो अपना एफिशिएंसी लेवल उन एरियाज पे और ज्यादा बढ़ा सके। और रिस्क की असेसमेंट से उसको पता चलेगा कि उसने ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे रखनी है एंड उस स्ट्रेटजी की हेल्प से वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो जैसे ही उसको पता चल गया कि कौन कौन से एरियाज रिस्की एरियाज हैं, उन रिस्की एरियाज की हेल्प से वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि रिस्की एरियाज पे उसको जो है सीनियर पर्सन को लगाना है एंड कम रिस्की एरियाज पे जूनियर को लगाना है। एंड इससे ऑडिटर जो है क्लाइंट के काम को अच्छे से समझ पाएगा एंड फिर ऑडिटिंग की एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव होगी। तो देखो, इसीलिए प्लानिंग स्टेज पे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले से ही प्लान आउट करके चलें कि रिस्की एरियाज कौन से हैं, ताकि हम अपने रिसोर्स का बेस्ट पॉसिबल यूसेज जो है कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया पे, नेक्स्ट डिस्कशन पे। तो देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिटन रिप्रेजेंटेशन का एरिया। रिटन रिप्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस होता है, बट रिटन रिप्रेजेंटेशन जो होता है सब्स्टिट्यूट की तरह हम इसको काम नहीं कर सकते हैं। जब मेरे पास कोई और एविडेंस नहीं होता है तब हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन कहाँ से ली जाती है? ये मैनेजमेंट से ली जाती है। तो अब हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन एरियाज में आ जाता है कि क्या पर्पस है एंड क्या प्रोसेस है टू गेट द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। ये तो हम जानते हैं कि ये मैनेजमेंट से लेना है। तो इससे ऑडिटर क्या करता है? देखो, सबसे पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें वो कवर करा लेता है एंड ये एक
पर्पसफुल जो है सोर्स ऑफ एविडेंस बनता है। ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है मैनेजमेंट से या फिर दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, जहां-जहां पर उसको सही लगता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेसिफिकली लिखवा के चलना है। देखिए, अगर मैं आपको ओरली कुछ बोल दूं तो हो सकता है आपको कम रियलाइ हो, बट आप अगर मुझसे रिटन में लिखवा लोगे तो आपको मुझसे ज्यादा अश्योरेंस मिलेगी। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन का भी यही पर्पस होता है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? मैनेजमेंट बनाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। कंट्रोल लगाना किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट की है। तो इन वाले एरियाज के ऊपर ऑडिटर क्या करता है? मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेता है टू सपोर्ट द अदर एविडेंस कि मैनेजमेंट ने अपनी ड्यूटी फुलफिल की है। मैनेजमेंट ने आने वाले कोई भी फ्रॉड हो उनके बारे में मैनेजमेंट ने हमें बता के चले हैं। मैनेजमेंट ने कोई भी डिस्क्लोजर रिलेटेड एरिया हमसे नहीं छुपाए हैं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, या फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन एक किस्म का कंफर्मेशन के लिए काम करता है, जिससे कि ये पता चलता है कि मैनेजमेंट ने कोई भी जो है इंफॉर्मेशन जो है हिडन नहीं रखी है, एंड they have communicated all the deficiencies relating to internal control to the auditor। इससे क्या होगा? ऑडिटर को एक कहीं ना कहीं रिटर्न में प्रूफ मिल जाएगा, जिसको कल को ऑडिटर दिखा सकता है अगर कोई क्लैश हो तो। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? इट्स जस्ट काइंड ऑफ एक लेटर जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है, एंड ये ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है कंपनी के सीनियर पर्सन, जैसे कि कंपनी का सीईओ हो गया, कंपनी का सीएफओ हो गया, इनको ये बोलता है। एंड ऑडिट टीम जो है अपने काम से कुछ कुछ एरियाज को नोट डाउन कर लेती होती है कि इन एरियाज के ऊपर हमें जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और ये कौन करेगा? ये हमारे डायरेक्टर्स जो है साइन करके चलते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसकी डेट जो होगी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, ये ऑडिट रिपोर्ट से पहले होगी या ऑडिट रिपोर्ट वाले दिन की होगी। उसके बाद की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद फिर इसका कोई पर्पस नहीं रहता है। ओके, तो चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट एरिया पे। देखो, एक और हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। देखो, इंटेरिम का मतलब क्या होता है? मिड ऑडिट होता है। तो इंटेरिम ऑडिट जब कभी भी होगा मिड ईयर में होगा, बट मिड ईयर का डजंट मीन कि मिड मीन्स पूरे 6 महीने की बात हो रही है। जो कि बिफोर ईयर एंड होगा वो होता है हमारा इंटेरिम ऑडिट। ऑडिटर क्या करता है इंटेरिम ऑडिट को के टाइम पे? जब देखो, ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें इंटरिम ऑडिट कराना है, फाइनल ऑडिट कराना इज कंपल्सरी। अगर हमें ऐसा लगता है क्लाइंट ज्यादा रिस्की है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एंड के टाइम पीरियड में जो है टाइम पीरियड कम होने वाला है, एंड मैं बहुत अच्छे से प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगी, कोई लिमिटेशंस है उस वाले टाइम पीरियड पे, हमारा ऑडिटर जो है इंटरिम ऑडिट जो है करा सकता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट का साइज, क्लाइंट की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, इन सारे फैक्टर्स के बेस पे। बस हमें खास करके एक बात ध्यान रखना है कि इंटरिम ऑडिट अगर होगा तो ऑब्वियसली हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। तो उन फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही इंटरिम ऑडिट किया जाता है। जब इंटरिम ऑडिट होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोसीजर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर हम इनहेरिट रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स जो है करते हैं, इंटरनल कंट्रोल के एरियाज चेक करते हैं, P&L जो है हम चेक करते हैं। बट इंटरिम ऑडिट अगर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइनल ऑडिट नहीं कराएंगे, बिकॉज इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मेरा फाइनल ऑडिट। तो देखो, ईयर एंड के बाद होता है हमारा फाइनल ऑडिट और इंटरिम ऑडिट पहले ही होगा। तो अब फाइनल ऑडिट में ऑडिटर जो है अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन बेसिकली फाइनल ऑडिट के बेस पे ही दिया जाता है, जो कि पूरे साल के क्लाइंट के ऑपरेशंस को, क्लाइंट के काम को ध्यान में रख के किया जाता है। देखो, फाइनल ओपिनियन जो होता है वो तो इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के कंबाइंड बेसिस पे ही होगा। इंटरिम ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर आके कई बार कुछ एरियाज पे क्लाइंट को गाइडेंस देके जा सकता है, एंड ऑडिटर का काम ये होता है अगर इंटरिम ऑडिट हुआ है तो उस बात को ये ऐसे बंद करके नहीं रख दे, बल्कि उसने अगर इंटरिम ऑडिट किया है तो कुछ एरियाज उस वाले टाइम पीरियड को भी चेक करके चले, सो दैट कि इन बिटवीन अगर क्लाइंट ने कोई मॉडिफिकेशन की होगी तो वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो फाइनल ऑडिट में हम जो है क्या क्या कर सकते हैं, जो कि इन्वेंट्री काउंट हो गया, बेसिकली जो ईयर एंड वाली चीजें हैं वो तो हम यहाँ पर चेक करते ही हैं फॉर श्योर, एंड हम गोइंग कंसर्न रिलेटेड फैक्टर्स भी इसमें कंसीडर करके चलते हैं। चलिए, अब
देखो ये क्वेश्चन एरिया ना मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है। वो फेवरेट क्यों रहा है? क्योंकि ये वन ऑफ माय हॉबीज है। तो लाइक क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर ऑडिटर अपने काम को डॉक्यूमेंट करके चलता है? और मैं भी अगर आपको बताऊं, मैं अपनी जर्नल रूटीन आज की डेट में भी सब कुछ डॉक्यूमेंट करके चलती हूँ। और अगर आप क्लाइंट के यहाँ पर जा रहे हैं बीइंग एन ऑडिटर, तो आप ये सोचो कि अगर ऑडिटर इन सबको जो है डॉक्यूमेंट करके चलेगा वहां पर जो भी काम किया, तो उसका क्या फायदा हो सकता है? देखो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगा, तो वो एज प्रूफ हमारे पास रहेगा, जिसके बेस पे हमने कल को कोई ना कोई कंक्लूजन देना होना होता है। एंड इसके बेस पे हमें जो है कल को एविडेंस मिलेगा, एंड फिर हम जो है ये चेक करेंगे कि ऑडिट जो है कल को अगर कोई आके आपसे पूछ ले कि क्या आपने अपना काम अच्छे से किया था या नहीं किया था, तो हम डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से दिखा सकते हैं कि हमने तो अपना काम जो है लॉज एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते किया गया था, तो इसलिए कोई हम पे सवाल नहीं उठा सकता है। और अगर हम सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके चल रहे हैं, तो पूरी टीम अच्छे से उसको प्लान आउट कर सकती है। एंड अगर साथ के कोई और लोग हैं जो कि हमारे काम को सुपरवाइज कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे काम की हेल्प से उसको चेक कर पाएंगे कि हमने अपने ड्यूरेशन में काम किस तरीके से किया गया है। एंड फिर अगर आपने कोई भी गलती की या कोई भी टीम के किसी पर्सन ने कोई गलती की, तो उसके काम के उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होगा, प्रूफ होगा, जिसके बेस पे हम उसको अकाउंटेबल जो है कर पाएंगे। एंड फिर इसको फ्यूचर ऑडिट्स में भी इसको यूज किया जा सकता है एज अ प्रूफ, क्योंकि यही क्लाइंट अगर बाय चांस मेरे पास अगले टाइम पीरियड में आ रहा है, तो मुझे आइडिया मिल जाएगा कि पास्ट टाइम पीरियड में हमें क्या क्या इश्यूज आए थे एंड हमने उसको कैसे डील करना है। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट एरिया आता है ऑडिट सैम्पलिंग। एंड क्या इसकी जरूरत है? देखो, ज़रूरी नहीं होता कि हम सारा का सारा काम पूरी तरीके से खुद से करें। कई बारी हमें कुछ एरियाज़ में सैंपलिंग लेनी पड़ती है और ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आज की डेट में तो चलो हमारे पास डेटा एनालिटिक्स जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिससे कि हम जो है ज़्यादा ज़्यादा क्लाइंट के यहाँ पर चेकिंग कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से सोचो, एक ऑडिटर जो है 2-3 महीने के लिए आ रहा है एंड वो पूरे साल की चेकिंग कर रहा है, तो ये प्रैक्टिकली हो सकता है पॉसिबल ना ही हो। तो अब लाइक क्या होगा? लाइक अगर हम देखें ऑडिट सैंपलिंग में और कब इसकी नीड होती है, देखो ऑडिटर क्या करता है, 100% पॉपुलेशन से कम चीजों को चेक करता है। ये क्या होता है? हमारा सैंपलिंग। एंड सैंपलिंग किस बेस पे होगा? सैंपल हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बेस पे ले सकते हैं। एंड इसमें हम क्या करते होते हैं, लाइक सैम्पलिंग बेस पे हम जो है कंक्लूजन देते होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा सैम्पलिंग। सैंपल होगा, सैम्पलिंग के बेस पे हम जो है कंक्लूजन देके चलते हैं कि चीजें कैसी हैं कैसी नहीं है। बस एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी सैंपल सिलेक्ट करना है, सैंपल ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और सैंपलिंग के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस होती हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी होती है। और बस इसमें क्या होगा, ऑडिटर का कम टाइम लगेगा, कम रिसोर्सेज लगेंगे, बट हम जो है फिर भी इसमें साथ साथ अपना जो है जजमेंट जो है ध्यान में रख के चलें। चलिए जी, अब एक बहुत ही अच्छा एरिया हमारे पास आता है, वो क्या आता है देखते हैं, समझते हैं। इसके अलावा देखो, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट एंड हाउ दीज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट। तो रिव्यू एंगेजमेंट क्या है और ये कैसे एक्सटर्नल ऑडिटिंग से अलग होता है रिव्यू एंगेजमेंट। तो अब हम इसमें देख के चलेंगे एंड रिव्यू एंगेजमेंट में कैसी वाली अश्योरेंस मिलती है एंड एक्सटर्नल ऑडिटर और रिव्यू एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, समझते हैं क्या है। देखो, रिव्यू एंगेजमेंट कौन देता है? देखो, ऑडिटिंग इज कंपलसरी, बट हमें ये भी पता है कि ऑडिटिंग में कॉस्ट जो होती है ज्यादा होती है। बट कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिसमें कि ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होगा, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, हमें देखो अश्योरेंस भी चाहिए, बट ऑडिटिंग अगर करेंगे तो उस वाले केस में क्या होगा, कॉस्ट ज्यादा लगने वाली है। तो उस वाले केस में हमें क्या करना होता है, रिव्यू एंगेजमेंट करते हैं, जो कि एक अल्टरनेटिव होता है हमारे ऑडिट एंगेजमेंट का। इसमें क्या होता है, हमारा प्रैक्टिशनर जो करता है डिटेल प्रोसीजर करता है, अगर बाय चांस उसकी नजर में कुछ ऐसा आता है, तो वो फिर क्या करके चलेगा, रिव्यू एंगेजमेंट से जस्ट कुछ कुछ स्पेसिफिक एरियाज की चेकिंग करता है। ये 100% जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस, देखो ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो देता नहीं है, वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस जो होगा हमारे कहाँ पर होता है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग का केस है।
यहाँ पर हमारे पास जो एश्योरेंस आती है वो होती है लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि रिव्यू में हम काम क्या कर रहे हैं? लिमिटेड काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो भी एश्योरेंस जाने वाली है वो भी लिमिटेड लेवल ऑफ जाने वाली है। तो इसमें प्रैक्टिशनर जो है 100% आईएससी की रिक्वायरमेंट जैसे कि हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स करते हैं वैसा करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर हर लेवल ऑफ एश्योरेंस की बात करें तो जो मेरा ऑडिट में या फिर रिव्यू एंगेजमेंट की बात की जाए तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है हाई लेवल एश्योरेंस देता है, बट वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। दैट मीन्स कि वो गारंटी नहीं दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक है या नहीं। उनको हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। इसमें हमें बस एक बात पता चलती है कि ऑडिटर एंड में रिपोर्टिंग के टाइम पे ये बोलता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ऑल द लाइक ट्रू एंड फेयर पिक्चराइजेशन एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बट रिव्यू एंगेजमेंट में वो जब कभी भी ओपिनियन देता है वो एविडेंस कलेक्ट करता है एंड वो उन एरियाज के ऊपर अश्योरेंस देता है। बट अश्योरेंस क्या होती है यहाँ पर? नेगेटिव अश्योरेंस होती है। ऑडिटिंग के केस में हमारे पास क्या होती है? पॉजिटिव अश्योरेंस होती है। बट पॉजिटिव और नेगेटिव अश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि एक जगह पे वो ये बोल रहा है कि सही है, दूसरी जगह पे वो ये बोल रहा है कि गलत है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव अश्योरेंस में क्या होता है? इसकी वर्डिंग कुछ ऐसी होती है दैट इज नेगेटिव वर्डिंग, जिसमें कि प्रैक्टिशनर बोलता है दैट नथिंग हैज कम टू माय अटेंशन व्हिच इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट मैटर कंटेन्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पर वो क्या बोलेगा कि मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके कारण मैं ये बोल सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट चल रही है। तो वो क्या है? हमारा रिव्यू एंगेजमेंट वाला पोर्शन आ जाता है। तो चलिए, अब मैं अगर बात करूं मेरे एंगेजमेंट लेटर की, तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आपको पता है जैसे कि आपकी भी कल को हायरिंग होगी कभी किसी जॉब में तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर लेटर। यहाँ पर भी क्या होता है? ऑडिटिंग के केस में हमारे पास आता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऐसे कौन-कौन से मैटर हैं जो कि हमें इंक्लूड करके चलने हैं। तो देखो, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कब मिलता है? जब कभी भी ऑडिटर को कोई असाइनमेंट मिलती है। क्या-क्या एरियाज होंगे? ऑब्जेक्टिव, स्कोप कि इस ऑडिट करने का क्या पर्पस है, ताकि पहले से ही क्लैरिटी हो और कल को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लैशेस ना हो। इसमें हम इसीलिए ये बता के चलते हैं कि हमारे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन-कौन से यूज किए गए हैं जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं, फॉर्म कंटेंट क्या होने वाले हैं इस रिपोर्ट को लेके। उसके अलावा हम ऑडिटिंग का स्कोप जो है वो देंगे, लॉज़ एंड रेगुलेशन के बारे में हम बताएँगे। हम जो है ये बताएँगे कि अगर कभी भी हमने कम्युनिकेट करना है, कब करना है, कैसे करना है और अगर बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट हो पाई, वो हो सकता है बिकॉज़ ऑडिटर जो है 100% गारंटी नहीं दे सकता है। देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। और प्लानिंग कैसी होगी, टीम में कौन-कौन आएगा, मैनेजमेंट से हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। फीस किस बेस पे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फीस का पॉइंट एक बहुत ऐसा पॉइंट है जिससे कि हमारे थ्रेड्स और इंडिपेंडेंस का इश्यूज भी आ जाते हैं। और उसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, वर्किंग पेपर्स जो होते हैं वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं, तो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना कि आपको जो है ये वर्किंग पेपर किसी और को देने हैं। कहीं किसी एरिया पे ऑडिटर की लायबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं मिल रहे हैं। अ, उसके अलावा इंटरनल ऑडिटर से किस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर कनेक्ट करके चलेगा, स्टाफ से कनेक्ट कैसे करके चलेगा, टर्म्स क्या होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कब-कब अवेलेबल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास एंगेजमेंट लेटर में अवेलेबल रहती है ताकि बाद में कोई भी इश्यू ना रहे। चलिए जी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमें क्लाइंट के सिस्टम को डॉक्यूमेंट भी करना होता है और ये क्वेश्चन हमने वहां पर भी देखा था और ये क्वेश्चन पास्ट पेपर बेस्ड ही है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेगुलरली टेस्ट होता ही रहता है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं कि क्लाइंट के सेल्स सिस्टम या परचेज सिस्टम उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, और आपको फिर बताना पड़ेगा कि उस मेथड्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो देखो, बहुत सारे मेथड होते हैं क्लाइंट के सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के, जिसमें से कि एक जो है खास मेथड हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं नैरेटिव नोट्स। तो हमने पहले भी बात किया था, नैरेटिव नोट्स क्या देते हैं? रिटन डिस्क्रिप्शन हमारे पास देते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट के सिस्टम की हर स्टेज में क्या डिटेलिंग है एंड वो कैसे वर्क करता है, प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इनमें होती है।
अगर इन्हीं की एडवांटेजेस की बात करें तो ये डिटेल्ड होते हैं, जस्ट हमें नोट डाउन करने की कैसे-कैसे सिस्टम है, कैसे-कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो एक सिंप्लीफाइड मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, स्टाफ के साथ डिस्कशन करते हैं एंड वो रिटन इजीली नोट्स फॉर्म में हो जाता है। इससे हमें मेंबर्स के बारे में समझ में आता है, टीम के बारे में समझ में आता है, खास करके अगर बात हो रही है ज़्यादा जूनियर स्टाफ्स की, तो ये बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव वे की तरह से काम करके आता है। बट दूसरी तरफ अगर मैं इसी मेथड के डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो नैरेटिव नोट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बल्कि कम्बरसम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग इंफॉर्मेशन जो है लिख के जा रही हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे केसेस में क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन से कंट्रोल काम के हैं, कौन से कंट्रोल काम के नहीं है। मिसिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करना कहीं ना कहीं इशू वाला पॉइंट जो है हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि क्या-क्या प्रोसेस होगा, हमारी टीम को करना पड़ेगा एंड व्हाट आर द प्री कंडीशन फॉर ऑडिट व्हेन एक्सेप्टिंग द क्लाइंट, ऑडिट ऑफ द क्लाइंट। तो अगर मैं ये देखूंगी कि क्या-क्या प्री कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरी टीम के साथ क्या-क्या टर्म्स हैं, मैं उसको देख के चलूंगी। जब कभी भी देखो, अगर मेरे को कभी भी क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करना है, तो मुझे कुछ बेसिक फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा जब कभी भी क्लाइंट का काम हम जो है लेके जाएँगे। तो उसमें क्या है, मेरी क्लाइंट की टर्म्स क्या-क्या होने वाली हैं एंड देन फिर उसके बाद हम ये देखते चलते हैं कि प्री कंडीशंस क्या हैं। तो प्री कंडीशन जब कभी भी मैं देखूँगी, मैं ये देखूँगी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं ऐसे वाले फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलूँगी। इन कंसीडरिंग दिस ऑडिटर को और क्या पता होने चाहिए, क्लाइंट की नेचर क्या है, उनमें जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसी है, किस पर्पस के लिए है, क्या लॉज एंड रेगुलेशंस उसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब कभी भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं तो हम ये देख के चलें कि क्लाइंट की मैनेजमेंट इस बात की एक्नॉलेजमेंट कर रही है कि उसको लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। हम ये देख के चल रहे हैं कैसे बनी है, हम वो लिख के चल रहे हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल के एरियाज की बात करें तो मैनेजमेंट ही देखेगी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो बात हो रही है फ्रॉड की, चाहे वो बात हो रही है एरर की। फिर उसके अलावा ऑडिटर्स ये ध्यान रख के चलता है, देखो हम कभी भी ये जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो हम उसमें ये भी लिख के चलेंगे कि यस, कि हम जो है ऑडिटर को हर पॉसिबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का एक्सेस दो है देख के चलेंगे जब जब भी रिक्वायर्ड होगा। एंड जब कभी वो मैनेजमेंट से बोलेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दे के चलोगे। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एरिया कि ऑडिटर को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट के एरियाज में रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन मिलेगी तो फिर उस वाले केस में ऑडिटर जो है अपने एविडेंस अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाएगा। एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाएगा तो फिर वो ओपिनियन कैसे देख पाएगा। तो इसीलिए ऑडिटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। हम ये पॉइंट जो है मेंशन स्पेसिफिकली करके चलते हैं। चलिए, अब देखो, ये एक ऐसा एरिया है जो कि रेपिटेटिवली मैंने 5 से 7 बार देखा है ऑडिटिंग की पेपर की हिस्ट्री में। देखो, हमारे पास आते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। आपको पता होगा एनालिटिकल प्रोसीजर कहीं न कहीं सब्सटेंसिव प्रोसीजर के साथ भी मिलके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें कि हम क्या करते होते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप देखते होते हैं बिटवीन, चाहे फाइनेंशियल डेटा हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल डेटा हो, और उसमें हम जो है फैक्ट्स फिगर को देखते होते हैं। तो अब जो कभी भी बात है एनालिटिकल प्रोसीजर क्या सिर्फ मेरी प्लानिंग स्टेज पे यूज होगा? नो, हमें पता है कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर जो है तीनों की तीनों स्टेजेस पे यूज करते हैं। तो ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पास्ट में देखा गया है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर को हम सारी की सारी स्टेजेस में देखते हैं। बट अब ऑडिटर का काम क्या होता है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना कि कब कब ये किस स्टेज पे लगेगा। तो देखो, जब कभी भी बात हो रही है हमारी प्लानिंग स्टेज पे तो उस वाले टाइम पीरियड पे एनालिटिकल प्रोसीजर का काम क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे इसको देखना होता है, जिसके बेस पे हम ये देखते हैं कि क्लाइंट कैसा है एंड कौन कौन से एरियाज हैं, एंड उसकी हेल्प से हम ROMM जो है वो डिटेक्ट करके चलते हैं। और अगर ये बात हो रही है हमारी फाइनल ऑडिट की स्टेज, तो उस वाले स्टेज पे हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर को हम यूज करते हैं टू गेट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड देन फिर हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर जो होते हैं, यानी कि डिटेल में जो काम होते हैं, मैं वहां पर टेस्ट ऑफ डिटेल या फिर सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर दोनों ही करके चलती हूँ।
फिर अगर बात आती है फाइनल रिव्यू की स्टेज, तो ऑडिटर क्या करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर को इस तरीके से डिजाइन करता है जिससे कि ऑडिटर जो है ओपिनियन दे सके कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग। नाउ कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वो क्या है, मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखो ऑडिटर जब कभी भी ऑडिट करने जाता है ना, तो वहां पर हमने बहुत बार एक वर्ड देखा है मटेरियल, मटेरियल में स्टेटमेंट एंड मटेरियलिटी के बेस पे वो कहीं ना कहीं अपना जो है ओपिनियन देख के चलता है। तो ये मटेरियलिटी आखिर है क्या, एंड मटेरियलिटी से रिलेटेड मैम कुछ की इंफॉर्मेशन हमें बताइए। तो देखो मटेरियलिटी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से। ऑडिटर क्लाइंट के यहाँ पर जाएगा, तब वहां पर जाके मटेरियलिटी लेवल चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एंड देन फिर उसके अलावा उसका एक और मेजर काम होता है टू असेस द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो मैम मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में क्या डिफरेंस है? देखो ऑडिटर की कुछ मटेरियलिटी लिमिट्स होती हैं। अगर बात की जाए मटेरियलिटी बाय अमाउंट्स की, तो वो प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड टोटल एसेट के बेस पे होती है। 5 to 10%, हाफ टू 1% एंड 1 to 2% की रेंजेस में होती है। दूसरी तरफ मटेरियलिटी बाय नेचर होती है, जैसे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, और वो अगर मैं बात करूँ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, गोइंग कंसर्न रिलेटेड इशू, रिलेटेड टू डेट कवेनेंट्स, रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो मटेरियलिटी बाय नेचर और मटेरियलिटी बाय साइज दो तरह के एरियाज होते हैं हमारे पास। अब मटेरियलिटी इन्फो अगर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है, तो यूजर्स का डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डिसीजंस की अगर मैं बात करूं। तो अब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उस वाले केस में क्या होगा, अगर ऑडिटर से कुछ ऐसा छूट गया और जिसके कारण ऑडिटर ने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है बट एक्चुअल में ठीक नहीं है, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा ऑडिट रिस्क। अब ऑडिटर बहुत स्मार्ट होते हैं, बिकॉज़ हमने ये क्वालिफिकेशन ली है, तो हम अपने ऊपर तो रिस्क राइज़ नहीं होने देंगे। तो ऑडिटर क्या करता है, अपने लिए एक इंटरनल मटेरियलिटी लिमिट सेट करता है, जो कि ये नॉर्मल मटेरियलिटी लिमिट से कम होती है। अगर वो एरर उन मटेरियलिटी लिमिट्स जो कि ऑडिटर ने खुद से इंटरनली सेट किए हैं, उससे ज्यादा आ जाए, तो ऑडिटर अपनी टेस्टिंग का लेवल जो है बढ़ा देता है, जिसके कारण ऑडिट रिस्क होने का चांस जो है कम हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी क्या होती है, देखो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड लेवल पे भी आ सकती है, इंडिविजुअल एग्रीगेटेड किसी भी बेस पे आ सकती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट है, एंड तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारे पास इश्यू आ जाएँगे विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो। तो कोई भी मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियलिटी की बात की जाए, तो वो कैसे हो सकती है? साइज़ के बेस पे हो सकती है, नेचर के बेस पे हो सकती है, या दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे हो सकता है। तो इसी के लिए ऑडिटर क्या करेगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से मटेरियलिटी को ध्यान में रख के चलता है, एंड वो ये देख के चलता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जिसके कारण इकोनॉमिक डिसीजन यूजर्स का इन्फ्लुएंस हो सके। बट बहुत बार आपको ये देखने को मिलेगा कि वो मटेरियलिटी बाय अमाउंट नहीं है, बट वो मटेरियलिटी बाय नेचर होगा, तो मुझे उन वाले फैक्टर्स का भी ध्यान में रखना है। तो मटेरियलिटी के लिमिट्स को हम जब कभी भी डिसाइड करते हैं, वो मुझे कहीं न कहीं ऑडिट रिपोर्ट वाले एरियाज़ में भी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू कंसीडर द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी जो होती है, वो ऑडिटर की खुद की प्रोफेशनल जजमेंट के बेस पे चलती है, जो कि ऑडिटर का एक्सपीरियंस, क्या क्लाइंट नया है, क्लाइंट रिस्की है, क्लाइंट के ऑपरेशंस कहाँ पे है, इनके बेस पे हम ये मटेरियलिटी लिमिट जो है डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे मटीरियल कर लेवल की रखनी है, लोअर लेवल की रखनी है, या हाई लेवल की पर कैप में जाना है। तो ऑडिटर इन्हीं बेस पे जो है चेक करके चलता है। बट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिफाइन होती है बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि मैं अपने एंड पे ये मिस्टेक जो है ना आने दूं। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनके ऊपर आप जो है एक्सटर्नली लाइक, अगर आप मेन एरियाज के ऊपर हमने देखा है, बहुत सारे टॉपिक एरियाज हमने कवर किए हैं। उसके अलावा ये कुछ टॉपिक एरियाज हैं, इनको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक एरियाज हैं। तो हम जो है अब हमारे नेक्स्ट सेशन में आएंगे सीधा डायरेक्टली पास्ट पेपर के बेस के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कि हम पास्ट पेपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो हैं, चाहे वो रिस्क का हो, चाहे कंट्रोल का हो, रिपोर्टिंग का हो, तो इन वाले कुछ क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में ऑडिटिंग के क्वेश्चंस कैसे टेस्ट किए जाते हैं, ताकि आपको फुल फ्लेज क्लैरिटी मिल जाए एंड आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।